Okay, we'll start with Mangalacharan. नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्जायानम नमो लोय सव्व साहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पाव परासरो मंगलारंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना सक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थेशम श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः. Welcome everyone. So we are taking this class after a long break. So we'll revise a little bit and pachi we'll go further. So last class में हमने we were looking at अजितनाथ भगवान जीवन चरित्र और उससे पहले we were looking at the लोक स्वरूप. हम लोक स्वरूप का हम डिस्क्रिप्शन देख रहे थे और मोस्टली मध्य लोक और तिरछा लोक उसका हम लोक स्वरूप देख रहे थे. तो पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद विल गो इनटू मोर डिटेल्स ऑफ द लोक स्वरूप और उसके बाद हम अजितनाथ भगवान का जीवन चरित्र हम आगे देखते हैं. तो हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि टोटल 15 कर्मभूमि है. तो 5 भरत है, 5 ऐरावत है और 5 महाविद्य क्षेत्र है. उसमें जम्बू द्वीप में 1 भरत 1 ऐरावत और 1 महाविद्य है. उसी तरह घाटकीकन में 2 भरत 2 ऐरावत महाविद्य और पुष्करावत द्वीप में 2 भरत 2 ऐरावत और 9 महाविद्य क्षेत्र है. तो कर्मभूमि अर्थात क्या, राइट? तो कर्मभूमि अर्थात जहाँ पे कर्म रूपी व्यवहार होता हो उसको कर्मभूमि कहते हैं. जैसे असी मसी और कृषि, जहाँ पे वो व्यवहार होता हो. असी मतलब शस्त्र का प्रोडक्शन, वेपन्स का प्रोडक्शन, उसको असी कहते हैं. मसी मतलब शास्त्र लेखन स्वाध्याय और कृषि मतलब एग्रीकल्चर. तो जहाँ पे ये व्यवहार होता हो उसको कर्मभूमि कहते हैं. जहाँ पे 63 सलाह का पुरुष जहाँ पे जन्म लेते हो, तो जो अपने 63 महापुरुष है उसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बड़देव, जहाँ पे वो जन्म लेते हो उसको कर्मभूमि कहते हैं. और जहाँ पे तप संयम आदि धर्म आराधना होती हो और जहाँ से मोक्ष जा सकते हो तो उसको कर्मभूमि कहते हैं. तो ऐसी हमारे 15 कर्मभूमि है. उसके बाद हमने देखा कि 30 अकर्मभूमि है. उसमें देवकुरु क्षेत्र है, उत्तर कुरु, हरिवर्ष क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिमवंत क्षेत्र और हरिण्यवन क्षेत्र. उसमें जो अपने जम्बू द्वीप में है उसमें सब कुछ एक एक है. एक देवकुरु, एक उत्तर कुरु, एक हरिवंश, सब कुछ एक एक है. घाटकीकन के सब 2 है और पुष्करावर द्वीप में सब 2 है. तो ये सब अकर्म भूमि है. अकर्म भूमि अर्थात युगलिक काल, जहाँ पे सदा आइदर फर्स्ट आरा, सेकंड आरा या थर्ड आरा चल रहा हो उसको अकर्म भूमि कहते हैं. जहाँ पे 63 सलाह का पुरुष जन्म नहीं लेते हो और जहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते. यहाँ पे जीवन की सभी सुविधा कल्पवृक्ष, 10 टाइप्स ऑफ कल्पवृक्ष वो प्रोवाइड करते हैं. तो उसको अकर्म भूमि कहते हैं. तो उसमें हमने देखा देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र है, उसमें सदा प्रथम आरा चल रहा होता है. हरिवर्ष क्षेत्र और रम्य क्षेत्र में सदा सेकंड आरा और हिमवंत क्षेत्र और हरिण्यवन क्षेत्र में सदा थर्ड आरा चल रहा होता है. उसके बाद हमने देखा कि जो लघु हिमवंत पर्वत है और शिखरी पर्वत है जम्बू द्वीप में, उसके पूर्व और पश्चिम से देर आर लैंड मासेस कमिंग आउट. जो ये लैंड मासेस से हर एक लैंड मासेस में 7 अंतर्द्वीप है. सो टोटल 8 लैंड मासेस आर कमिंग आउट और 8 टाइम्स 5 देर आर 56 अंतर्द्वीप्स. तो ये अंतर्द्वीप भी अकर्म भूमि है, उसमें भी सदा थर्ड आरा चल रहा होता है. तो टोटल अगर देखें अकर्म भूमि वो है 30 प्लस 56 और कर्म भूमि है 15. सो टोटल कर्म भूमि प्लस अकर्म भूमि इज 101. तो हमने देखा ये जो तिरछा लोक है, मध्य लोक, उसमें जो अधिद्वीप है उसको मनुष्य लोक कहते हैं. तो उसमें ही मनुष्य उत्पन्न हो सकते हैं. तो मनुष्य लोक के बाहर, अधिद्वीप के बाहर मनुष्य जन्म नहीं ले सकते, उसमें मात्र तिर्यंश है. तो ये अधिद्वीप कौन से है? जो जम्बू द्वीप है जहाँ पे हम रहते हैं वो 1 लाख योजन समान है उसका डायमीटर. लवण समुद्र का डायमीटर 4 लाख योजन, घाटकीकन का 8 लाख योजन, कलोदोदी समुद्र का 16 लाख योजन और पुष्करावर द्वीप का 32 लाख योजन है. पर मनुष्य मात्र अर्ध पुष्करावर द्वीप तक ही जन्म लेते हैं, जहाँ पे मानुषोत्तर पर्वत है. मानुषोत्तर पर्वत के अंदर उसमें ही मनुष्य जन्म लेते हैं. तो 16 लाख योजन्स, अगर ये सब हम सम करें तो 45 लाख योजन्स होते हैं. और मैं लास्ट टाइम देखा कि सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन है, क्योंकि मनुष्य मात्र यही 45 लाख योजन से ही सिद्ध शिला में जा सकते हैं. और कहीं पे भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क.
वी आर जस्ट रिवाइजिंग राइट नाउ। तो हमने देखा कि सेंटर में मेरू पर्वत है, फिर जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र, घाटकीकन, ऐसे ऑल्टरनेट द्वीप और समुद्र है। और लास्ट में मानुसोत्तर पर्वत है पुष्कर द्वीप में। ये पर्वत के अंदर उसमें ही मनुष्य जन्म लेते हैं। तो ऐसे तिरछालोक में, मध्यलोक में असंख्य द्वीप समुद्र है। और जो पुष्करावर्त द्वीप के बाहर मात्र तिर्यंश गति के जीव जन्म लेते हैं। और अंतिम जो द्वीप समुद्र है वो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र है। फिर हमने देखा कि जो जम्बू द्वीप है उसमें 6 कुलगिरी पर्वत या वर्षधर पर्वत है। ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल है, कहीं शास्त्र में कुलगिरी पर्वत का नाम आता है या कहीं वर्षधर पर्वत का नाम आता है। सो देर आर 6 माउंटेन रेंजेस। और ये जो 6 पर्वत है वो जम्बू द्वीप को 7 क्षेत्रों में विभाजित करता है। तो उसमें हमने देखा कि एक पर्वतमाला लघु हिमवंत पर्वत है, दूसरा महाहिमवंत पर्वत है, फिर उसके बाद निषेध पर्वत, नीलवंत पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। तो ये 6 पर्वतमाला के कारण जम्बू द्वीप इज डिवाइडेड इनटू 7 क्षेत्र। और हम जहाँ रहते हैं वो दक्षिण जम्बू द्वीप में है, वो भरत क्षेत्र है, वो लघु हिमवंत पर्वत के नीचे। फिर लघु हिमवंत पर्वत और महाहिमवंत पर्वत के बीच में जो क्षेत्र है उसको हिमवंत क्षेत्र कहते हैं। फिर महाहिमवंत पर्वत और निषेध पर्वत के बीच जो क्षेत्र है उसको हरिवर्ष क्षेत्र कहते हैं। निषेध पर्वत और नीलवंत पर्वत के बीच जो क्षेत्र है उसमें 3 क्षेत्र है, महाविद्य क्षेत्र, उत्तर कुरु क्षेत्र और देव कुरु क्षेत्र। फिर उसके बाद नीलवंत पर्वत और रुक्मी पर्वत के जो बीच क्षेत्र है वो रम्य क्षेत्र। रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत के बीच हरिनवन क्षेत्र। और शिखरी पर्वत के उत्तर ऐरावत क्षेत्र। तो ऐसे करके पूरा जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित है। उसमें भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र वो कर्म भूमि है और बाकी सब अकर्म भूमि है। तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही काल चक्र है। तो 1 2 3 4 5 6 वो 6 5 4 3 2 1 ये मात्र भरत और ऐरावत में है। बाकी सभी क्षेत्रों में काल स्थिर है। तो महाविद्य क्षेत्र में सदा चौथा आरा चल रहा होता है, रम्यक और हरिवंश क्षेत्र में सदा सेकंड आरा, देवकुरु उत्तर कुरु में फर्स्ट आरा, और हरिवंश क्षेत्र और हिमवंश क्षेत्र में सदा त्रीजा थर्ड आरा चल रहा होता है। फिर हमने देखा कि जो ये अंतर्द्वीप है वो शिखरी पर्वत और लघु हिमवंत पर्वत पे जो लैंड मासेस निकलती है, देयर आर 8 लैंड मासेस और हर एक लैंड मासेस में 7 द्वीप है। द्वीप मतलब आइलैंड्स। तो टोटल 56 अंतर्द्वीप है। हाँ बोलो। चेतल भाई सॉरी, एक क्वेश्चन पूछना था। आपने कहा कि सदा यहाँ पे सदा तीसरा आरा चौथा आरा चलता रहता है, तो मतलब मैं समझी नहीं वो पार्ट। मतलब पांचवा आरा छठा आरा ये सब? हाँ नहीं, यहाँ पे काल ना काल यहाँ पे स्थिर है। स्थिर इन द सेंस यहाँ पे काल चक्र नहीं है। तो जैसे महाविद्य क्षेत्र में सदा फोर्थ आ रहा है, राइट? सो टाइम इज गोइंग बट इट्स ऑलवेज फोर्थ आ रहा, इट्स ऑलवेज फोर्थ आ रहा। सो उसी प्रकार रम्य क्षेत्र हरिवंश क्षेत्र में सदा थर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब युगलिक के जीव है, देयर इज नो काल चक्र। इट्स कांस्टेंट। तुम कभी भी अनंत काल के पहले या अनंत काल के बाद तुम देखो, इट्स कांस्टेंट थर्ड आ रहा। या तो मतलब अगर कांस्टेंट थर्ड आ रहा है तो जैसे भरत क्षेत्र में जो थर्ड आ रहा के जो लक्षण होते तो वो सेम होते हैं वहां पे? सेम एग्जैक्ट सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र है ना, उसमें जो मनुष्य की हाइट जो भरत क्षेत्र में होती है, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? 3 गाउस। जो फर्स्ट आरा में मनुष्य की हाइट 3 गांव होती है, तो देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र में मनुष्य की हाइट 3 गांव होती है। या फिर जैसे अगर भरत क्षेत्र में थर्ड आरा चल रहा होता है तो हाइट 500 धनुष्य की होती है। तो यहाँ पे हरिवंश क्षेत्र, यहाँ पे हिमवंश क्षेत्र और ये हरिवंश क्षेत्र में 500 धनुष्य की होती है। तो सेम होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है शरीर की हाइट, शरीर का फिर आयुष्य और कल्पवृक्ष का फल, वो सब कुछ सेम रहता है। फर्स्ट आरा में अच्छा फल देते कल्पवृक्ष, सेकंड आरा में और डिमिनिश होता है, थर्ड आरा में और डिमिनिश होता है उसका फल। ओके। तो फिर उसके बाद हमने देखा, हम धीरे धीरे डिटेल में जा रहे हैं तो तुमको बहुत कॉम्प्लेक्स ना लगे। हमने ये सब पहले देख लिया था पर विल जस्ट रिवाइज। फिर हमने देखा कि ये जो जम्बू द्वीप है उसमें हमने डायमेंशंस देखे थे। ये नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर डायमेंशंस है।
उसमें जो भरत क्षेत्र है, लेट मी डू द पॉइंटर तो आपको पता चले, तो उसमें जो भरत क्षेत्र है और ऐरावत क्षेत्र है वो 526 योजन है, मतलब यहाँ से यहाँ का डायमेंशन, दिस इज दिस डायमेंशंस, ओके। फिर उसके बाद जो लघु हिमवंत क्षेत्र, ये पर्वत है, लघु हिमवंत पर्वत और शिखरी पर्वत का डायमेंशंस 1052 योजन्स। सो ये डबल होते जाता है। सो पहला 526 योजन्स, फिर इसका थिकनेस, पर्वत पर्वत का थिकनेस इज 1052 योजन्स, फिर हिमवंत क्षेत्र का थिकनेस 2105 योजन्स, फिर महाहिमवंत पर्वत जो यहाँ पे है उसका उसका थिकनेस 4210 योजन्स, फिर उसके बाद हरिवर्ष क्षेत्र का 8000, तो ऐसे डबल होते जाता है। और यहाँ पे फिर मिरर मिरर है, जो रम्य क्षेत्र है वही थिकनेस हरिवर्ष क्षेत्र का है, तो ऐसे पूरा मिरर है। इफ यू काउंट ऑल दिस टुगेदर इट बिकम्स 1 लाख योजन्स। सो टोटल डायमीटर ऑफ जम्बूद्वीप इज 1 लाख योजन्स। फिर हमने उसका पूर्व से पश्चिम की ओर डायमेंशंस देखा था। ये सेंटर डायमेंशंस है, जो भरत क्षेत्र का जो सेंटर है ना, दैट इज 14,471 योजन्स। और एक इंटरेस्टिंग थिंग है, दिस इज मेरा पर्सनल रिसर्च, कि मैंने ना अपना अर्थ का डायमीटर देखा, तो इट कम्स प्रिटी क्लोज टू दिस नंबर। तो आई डोंट नो मतलब अभी कितना वो है, पर इफ यू गो टू गूगल और अर्थ का डायमेंशंस देखना और अर्थ का डायमीटर देखना और भरत क्षेत्र का डायमीटर देखना, इट्स ऑलमोस्ट वेरी वेरी सिमिलर। तो ये भरत क्षेत्र 14,471 योजन्स, फिर उसके बाद हिमवंत क्षेत्र, ये मिडल पोर्शन, उसका है 37,674 योजन्स। ऐसा करके महाविद्य क्षेत्र एक 1 लाख योजन्स, ये पूरा इंक्लूडिंग द मेरू पर्वत, पूरा 1 लाख योजन्स। सो दोनों प्रकार के डायमेंशंस आपको सिर्फ जानने हैं, याद नहीं रखने, पर दिस जस्ट फॉर नॉलेज। फिर उसके बाद वी वेंट इनटू लॉट मोर डिटेल्स। तो ये जो लघु हिमवंत पर्वत है, पहला जो कुलकिरी पर्वत है, उसके जो दक्षिण में भरत क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो हर एक पर्वत है उसमें ना एक एक ध्रव होता है, ध्रव मतलब वाटर बॉडी, जहाँ पे आइस मेल्ट होके पानी निकलता है। तो ये जो लघु हिमवंत पर्वत पे जो पद्मध्र है, उससे गंगा और सिंधु नदी निकलती है। तो ये गंगा नदी वो पूर्व की ओर जाके, ये दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है यहाँ पे, उसको भेद के दक्षिण की ओर लवण समुद्र में मिलती है। उसी प्रकार पद्मध्र से सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी पश्चिम की ओर निकल के लवण समुद्र में दक्षिण की ओर वो मिलती है। फिर उसके बाद ये जो लघु हिमवंत पर्वत है और महाहिमवंत पर्वत है, उसके बीच जो क्षेत्र है वो हिमवंत क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र के बीच में एक पर्वत है, उसका नाम है सप्तपाती पर्वत। ये एक गोलाकार पर्वत है और पद्मध्र से 3 नदियां निकलती है, ये गंगा, सिंधु और उत्तर में भी एक नदी निकलती है, उसका नाम है रोहितांश नदी। वो सप्तपाती पर्वत के पश्चिम की ओर मुड़ के लवण समुद्र में पश्चिम की ओर मिलती है। उसी प्रकार महाहिमवंत पर्वत में एक ध्र है, उसका नाम है महापद्मध्र। उसमें से दक्षिण की ओर एक नदी निकलती है जो शब्दपाती पर्वत के पूर्व की ओर जाके लवण समुद्र में पूर्व की ओर मिलती है। ओके, तो उसी प्रकार हर एक चीज उस प्रकार है। तो ये जो महाहिमवंत पर्वत है और निषेध पर्वत है, उसके बीच जो क्षेत्र है वो हरिवर्ष क्षेत्र है। उसमें भी सेंटर में एक पर्वत है, उसका नाम है गंधपाती पर्वत। और पद्मध्र, महापद्मध्र से उत्तर की ओर नदी निकलती है और यहाँ पे तिगिच्छिद्र है, उसको पश्चिम की ओर नदी निकलती है। तो ये नदियां क्या करती है, बेसिकली ये क्षेत्र को 4 में डिवाइड करती है, इफ यू थिंक ऑफ दैट। तो ये जैसे हरिवर्ष क्षेत्र में 4 पार्ट्स है, ये उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, पूर्व उत्तर और ये उत्तर पूर्व दक्षिण, तो ऐसे करके 4 पार्ट्स में हर एक क्षेत्र को डिवाइड करती है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, ये सब मिरर इमेज यहाँ पे है, तो आई वॉन्ट गो इनटू डिटेल्स, पर ये जो मिडल एरिया है, जो निषेध पर्वत और नीलवंत पर्वत के बीच जो एरिया है, वो वो निषेध पर्वत में जो द्र है वो उसका नाम है तिगच्छी द्र, और नीलवंत पर्वत पे जो द्र है उसका नाम है केसरी द्र।
तो टिगच्ची द्रह से जो नदी निकलती है, एक महानदी निकलती है, उसका नाम है सीतोना नदी। वो सीतोना नदी मेरू पर्वत के पश्चिम की ओर जाके लवण समुद्र में पश्चिम की ओर मिलती है। उसी प्रकार केसरी द्रह से सीता नदी निकलती है और मेरू पर्वत के पूर्व की ओर जाके लवण समुद्र में पूर्व की ओर मिलती है। तो ये दो नदी के कारण महाविद्य क्षेत्र दो में विभाजित हो जाता है, ये उत्तर और दक्षिण। सिमिलरली पूर्व में भी उत्तर और दक्षिण। और हर एक महाविद्य क्षेत्र में 8 विजय है। तो यहाँ पे 8 विजय है, यहाँ पे 8 विजय है, और उसी प्रकार नीचे भी 8 विजय है। फिर जो बीच का जो क्षेत्र है, उसमें सेंटर में हमने देखा मेरू पर्वत है, और मेरू पर्वत के उत्तर में जो क्षेत्र है वो उत्तर कुरुक्षेत्र है, और दक्षिण में जो क्षेत्र है वो है देव कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे 4 पर्वत है। यहाँ पे जो 4 पर्वत, उसका नाम है, उसको गंज दंत पर्वत बोलते हैं, क्योंकि हाथी के दांत के टाइप का पर्वत है। तो गंज दंत पर्वत जो उत्तर कुरु में है, उसका नाम है गंधमादन पर्वत। फिर ये है माल्यवंत पर्वत। फिर देवकुरु में जो पर्वत है वो ये विद्युत प्रभ पर्वत और सोमनस पर्वत। तो ये 4 पर्वतों के कारण ये 2 पर्वत जो उत्तर कुरु के है, गंधमादन और माल्यवंत, उसके बीच जो क्षेत्र है वो उत्तर कुरु है, और यहाँ पे देवकुरु क्षेत्र है। तो यहाँ पे सदा प्रथम आरा चल रहा होता है। अभी जो उत्तर कुरुक्षेत्र है उसमें एक शाश्वत वृक्ष है। ये पृथ्वी कायमय रत्नमय वृक्ष है जो शाश्वत है, उसका नाम जम्बू वृक्ष है। हम इसका डिटेल्स काफी आगे की क्लास में देखेंगे। पर ये जम्बू वृक्ष है जो शाश्वत वृक्ष है, और उसका अधिष्ठायक जो देव है उसका नाम है जम्बू देव, और इस जम्बू देव के नाम से जम्बू द्वीप का नाम पड़ा है। उसी प्रकार हम देखें घाटकी खंड में भी जो वृक्ष है उसका नाम है घातकी वृक्ष, उसका अधिष्ठायक देव का नाम है घाटकी देव, और उसके नाम से घाटकी खंड का नाम पड़ा है। उसी प्रकार देवकुरु में भी एक शाश्वत वृक्ष है, उसका नाम है शामली वृक्ष, और उसके अधिष्ठायक देव का नाम है शामली। तो ये पृथ्वी कायमय रत्नमय वृक्ष है, वो शाश्वत वृक्ष है। ओके। तो इसमें कोई क्वेश्चंस? आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पूरा, पर एक बार तुम शांति से ये देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मुझे पूछना है इसमें। ओके। तो ये अधिद्वीप का नक्शा है जिसमें सेंटर में मेरू पर्वत है। फिर हमने जम्बू द्वीप देखा, लवण समुद्र देखा, उसके बाद ये घाटकी खंड है। घाटकी खंड में 2 मेरू पर्वत है, एवरीथिंग इज डबल। 2 मेरू पर्वत, 2 महाविद्य क्षेत्र, 2 भरत क्षेत्र, 2 ऐरावत क्षेत्र, और 2 सभी अकर्म भूमि। उसके बाद है कलोदधी समुद्र, और उसके बाद है अर्ध पुष्करवाड़ द्वीप। दिस इज अर्ध पुष्करवाड़ द्वीप। और यहाँ पे लास्ट में मानुषोत्तर पर्वत है, ये जो दिख रहा है मेरा पॉइंटर, वो मानुषोत्तर पर्वत है। उसका नाम ही मानुषोत्तर है, मतलब मानुषोत्तर मतलब मनुष्य, वो भूमि जहाँ पे मनुष्य जन्म लेती है, उत्तर मतलब अंदर। तो ये मानुषोत्तर पर्वत है, और उसमें भी 2 मेरू पर्वत है, 2 महाविद्य क्षेत्र है, और फिर यहाँ पे नीचे 2 भरत क्षेत्र है, 2 ऐरावत क्षेत्र है, और बाकी ये सब 2 2 अकर्म भूमि है। तो ये बेसिक नक्शा है। चैतल भाई, शाश्वत वृक्ष मीन्स व्हाट? शाश्वत वृक्ष मतलब ये कोई देश मरे नहीं, मतलब इट विल ऑलवेज बी देयर, क्योंकि वो इट इज पृथ्वी का रत्नमय वृक्ष, मतलब इट इज नॉट अलाइव, मतलब वो पृथ्वी का मतलब उसमें जीव तो है, पर इट इज नॉट लाइक जो अपने जैसे मतलब जो वनस्पति काय के जीव नहीं, पृथ्वी काय के जीव। तो वो शाश्वत है, वो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज देयर। ओके। तो जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू कि ये जम्बू द्वीप है, हाँ, ये जम्बू द्वीप है, उसमें 6 कुलगिरी पर्वत है। उसका नाम है लघु हिमवंत पर्वत, महाहिमवंत पर्वत, निषेध पर्वत, नीलवंत पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। ये सब नाम तो याद रहने चाहिए, यू नो, जब तो यू कैन टॉक टू अदर्स, अगर तुमको ये सब पता हो तो। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये 6 कुलगिरी पर्वत है, और हमने देखा कि हर एक पर्वत पे एक द्रह है। द्रह मतलब वाटर बॉडी। तो पद्मद्रह, महापद्मद्रह, तिगिंची द्रह, केसरी द्रह, महापुंडरिक द्रह और पुंडरिक द्रह। तो यहाँ पे
जो 6 द्र है उसका थोड़ा वर्णन है। जो महापद्मध्र, जो पद्मध्र है और पुंडरीकध्र है, उसमें 3 नदियां निकलती है, गंगा, सिंधु, रोहितांश। और पुंडरीकध्र में सुवर्णकुला, रक्त और रक्तवाती। बाकी सब जो द्र है उसमें 2-2 नदियां निकलती है। महापद्मध्र में रोहिता और हरिकांता, ऐसे करके सभी ये 4 में 2-2 नदियां निकलती है, और पद्मध्र और पुंडरीकध्र में 3 नदियां निकलती है। फिर हर एक द्र, हमारे वहाँ ऐसा है कि हर एक जो क्षेत्र होता है उसका अधिष्ठायक देव होता है। जैसे भरत क्षेत्र है, उसका अधिष्ठायक देव भरत देव है, तो उससे अपना भरत क्षेत्र का नाम पड़ा है। जो भरत देव है, लोग बोलते हैं कि भरत चक्रवर्ती से पड़ा है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शाश्वत शाश्वत नाम है। तो इसका जो भरत देव है उसके नाम से भरत क्षेत्र का नेम पड़ा है। तो ऐसे हर एक क्षेत्र का अधिष्ठायक देव देवी होते हैं। जैसे जम्बू वृक्ष का जम्बू देव है, ऐसे पद्मध्र का जो देवी है वो श्री देवी है। महापद्मध्र, उसमें रीम देवी है। तिगिंची ध्र में घी देवी है। केशरी ध्र में कीर्ति देवी। महापुंडिक ध्र में बुद्धि देवी, और पुंडिक ध्र में लक्ष्मी देवी। तो ऐसा हर एक देव देवी का वो निवास स्थान होता है और अधिष्ठायक देव देवी होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे डायमेंशंस दिए है। पद्मध्र वो 1000 योजन लंबा है, 500 योजन उसकी विड्थ है, और उसकी ऊंचाई डेप्थ 10 योजन है। तो ऐसा करके हर एक द्र का डायमेंशंस है। फिर हमने ये भी देखा था लास्ट टाइम कि जो 6 पर्वत है, जो कुलकिरी पर्वत या वर्षधर पर्वत, वो पर्वत का रंग क्या है, राइट, उसका कलर कौन सा है। तो हमने देखा लघु हिमवंत पर्वत वो येलोइश कलर का है, पीत वर्ण येलोइश कलर का है। जो महाहिमवंत पर्वत है वो सर्वरत्नमय, मतलब ये सर्वरत्नमय मतलब सभी टाइप के रत्न होते हैं, मतलब इफ यू डू माइनिंग तो उसमें सभी टाइप्स के जेम्स निकलते हैं। फिर निषेध पर्वत वो रक्त लाल वर्ण का है, मतलब ये सोचना है कि लाल मतलब रेड, रेड सॉइल, उसका उसका सॉइल का कलर कलर रेड है, तो वो रक्त वर्ण का है। नीलवंत पर्वत वो ग्रीन है। रुक्मी पर्वत सिल्वरिश है, और सीकरी पर्वत वो अगेन वो गोल्ड कलर का है। तो ये सब कलर्स है जो जो पर्वत कैसे दिखते हैं, ये छह छह जो मेन पर्वत रेंजेस है जम्बू द्वीप में। तो हम लास्ट टाइम हम भरत क्षेत्र के बारे में देख रहे थे। तो ये क्लास में विल गो इनटू सम मोर डिटेल्स ऑन भरत क्षेत्र। तो जो हम जहाँ रहते हैं वो भरत क्षेत्र है। और हमने देखा कि जो लघु हिमवंत पर्वत के दक्षिण की ओर जो क्षेत्र है उसको भरत क्षेत्र कहते हैं, और उसमें जो द्र है वो पद्मद्र कहते हैं। और पद्मद्र से हमने देखा 2 महानदी निकलती है, एक गंगा नदी और दूसरा सिंधु नदी। जो ये गंगा नदी है वो पद्मद्र से निकल के 500 योजन तक लघु हिमवंत पर्वत पर वो फ्लो होती है। उसके बाद वो दक्षिण की ओर बहती है, और वो वैद्याद्य पर्वत, ये दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है, उसको भेद के वो दक्षिणार्ध भारत में जाती है। जब ये नदी गंगा नदी जब ये वैद्याद्य पर्वत पर्वत से फ्लो होती है, तो 7,000 और नदियां, छोटी नदियां उसमें मिक्स होती है। ओके, ये महानदी है, पर लॉट्स ऑफ स्मॉलर नदीज, सो 7,000 स्मॉल नदीज इसमें मिक्स होती है। और जब वो वैद्याद्य पर्वत से भेद के वो दक्षिणार्ध भारत में जाती है, तो 7,000 और नदियां उसमें ऐड होती है। तो गंगा नदी के साथ 14,000 नदी का समूह वो लवण समुद्र में जा मिलता है यहाँ पे। उसी प्रकार पद्मध्र से पश्चिम की ओर सिंधु नदी निकलती है, वो 500 योजन तक यहाँ पे वो फ्लो होती है लघु हिमवंत पर्वत पे। फिर दक्षिण में और जाके यहाँ पे भी 7,000 नदियां मिलती है, वैद्याद्य पर्वत को भेद के वापस अनदर 7,000 नदियां मिलती है, और 14,000 नदियों के साथ सिंधु नदी लवण समुद्र में मिलती है। तो यहाँ पे 3 मेजर स्ट्रक्चर्स है, एक गंगा नदी, सिंधु नदी और दीर्घ वैद्याद्य पर्वत। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स के कारण भरत क्षेत्र 6 खंडों में विभाजित है। तो ये खंड 1 जहाँ पे हम रहते हैं, खंड 2, 3, 4, 5 और 6। और यहाँ पे जो लवण समुद्र है दक्षिण में, उसमें 3 शाश्वत तीर्थ है अपने, प्रभास तीर्थ, वरदाम तीर्थ और मागध तीर्थ। अभी हम जब स्नात्र पूजा पढ़ते हैं, किसी को याद हो इसके बारे में वर्णन आता है, किसको याद है?
હા, પણ પદ્મદ્રહ ગંગા એટલે આ જ પદ્મદ્રહ હા, હશે ને? આજ તો આપણે હા, આ બોલીએ બરાબર. છીએ સુર સાંભળીને संचरिया मागध मागध वरदाम है। वरदामे तो चलिया। ये सब मागध और वरदाम ये तीर्थ का नाम है। मागध वरदाम में चलिया पद्मद्र गंगा आवे निर्मल जल कलशा भरावे। तो ये पद्मद्र का वर्णन स्नात्र पूजा में भी आता है। तो बेसिकली अच्युतपति जब 12th देवलोक के जो देव जब हुक्म करते हैं बाकी जो अभियोगिक देव को, तब वो जाके यहाँ से वो पानी लेके आते हैं, ये गंगा 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 नदी से। तो बेसिकली वो उसका उसका वर्णन आता है कि कैसे कहाँ कहाँ से पानी लेते हैं, कहाँ कहाँ से औषधि लेते हैं, कहाँ कहाँ से डिफरेंट चीजें स्नात्र के लिए लेते हैं, उसका वर्णन आता है। पर ये जस्ट टू कोरिलेट स्नात्र पूजा विद अवर भरत क्षेत्र। शेतु भाई, हाँ, जब आपने कहा कि ये जो भरत क्षेत्र है और ये जो माउंटेन्स है ऊपर, उसके नीचे ये जो पूरा क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो इसको कैसे अपने साइंटिफिकली इसको क्या बोलेंगे? यही अपना अर्थ है और ये जो माउंटेन्स है वो बियॉन्ड है, बियॉन्ड द यूनिवर्स, और नहीं 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 नहीं, देखो अभी साइंटिफिकली ऐसा है ना कि एक जो नंदी घोष महाराज साहब है ना, उन्होंने काफी रिसर्च किया है साइंटिफिकली कि कैसे रिलेट होता है। तो बेसिकली ऐसा रिलेशन है कि जो जम्बू द्वीप है ना, जम्बू द्वीप इज बेसिकली मिल्की वे गैलेक्सी है, गैलेक्सी। सो जम्बू द्वीप इटसेल्फ इज अ गैलेक्सी। उसके बाद जो लवण समुद्र है ना, लवण समुद्र इज एम्प्टी स्पेस। जो ऐसा है ना कि हम कभी कभी हम बोलते हैं कि इट्स ओशंस ऑफ एम्प्टी स्पेस, वास्ट एम्प्टी स्पेस, हम बोलते हैं ओशंस ऑफ एम्प्टी स्पेस। तो ये हमने ना इसका लिटरल मीनिंग ले लिया कि एक्चुअली ये नदियां है, पर एक्चुअली वो एम्प्टी स्पेस है। तो जम्बू द्वीप इज अ मिल्की वे, और ये मिल्की वे में अर्थ इस भरत क्षेत्र, जो अपना प्लेनेट अर्थ है वो पूरा भरत क्षेत्र है। उसी प्रकार मिल्की वे में ऐरावत क्षेत्र, कोई और सोलर सिस्टम में कोई और प्लेनेट है जहाँ पे ऐरावत क्षेत्र है, कोई और प्लेनेट है जहाँ पे महाविदेश क्षेत्र है। उसी प्रकार कोई और प्लेनेट्स है जहाँ पे ये हिमवंत क्षेत्र और ये सब क्षेत्र है। तो उस प्रकार से यू कैन कोरिलेट। उसके बाद जो घाटकी खंड है इज ऑल टुगेदर अनदर गैलेक्सी, और पुष्करावर द्वीप इज ऑल टुगेदर थर्ड गैलेक्सी, ऐसा। तो ऐसा कोरिलेशन वो नंदी घोष महाराज साहब ने अपनी बुक्स में किया है, और काफी डिटेल कैलकुलेशन के साथ किया है। तो अगर इंटरेस्ट हो तो यू कैन रीड। काफी मतलब उन्होंने इसरो के साइंटिस्ट के साथ बैठ के सब कुछ कैलकुलेशंस उन्होंने काफी मैच किए हैं। जैसे मैंने भी भरत क्षेत्र का कैलकुलेट किया है, तो समवेयर इट मैचेस सर्टेन थिंग्स। तो यहाँ पे जो भरत क्षेत्र है वो 6 खंडों में विभाजित है। हम लोग खंड फर्स्ट पे है, तो यहाँ पे हम लोग है। तो इसमें खंड 1 में अयोध्या नगरी है। तो अयोध्या नगरी एक शाश्वत नगरी है, और उसका दूसरा नाम विनीता नगरी है। अयोध्या नगरी का दूसरा नाम विनीता नगरी है। अगर तुम कोई भी तीर्थंकर के चरित्र देखो, उसमें आता है कि अयोध्या नगरी में उनका जन्म हुआ, या विनीता नगरी में उनका जन्म हुआ। तो अयोध्या नगरी का दूसरा नाम विनीता नगरी है। उसका जो डायमेंशंस है वो 12 योजन बाय 9 योजन है। तो इतनी बड़ी ये सिटी है। उसके बाद जो ये 4th खंड है, उसमें एक पर्वत है, उसका नाम है ऋषभकूट पर्वत। ये भी एक शाश्वत पर्वत है। मेरा म्यूट जो एक शाश्वत पर्वत है उसका नाम है ऋषभकूट पर्वत। तो जब चक्रवर्ती जब पैदा होता है, तो ये अयोध्या बेसिकली चक्रवर्ती की राजधानी होती है। उसके बाद वो सभी खंड जीतता है, और लास्ट में वो खंड 4 में जाता है, और खंड 4 को वो जीत के ऋषभकूट पर्वत पे अपना नाम वो लिखता है। और ये प्रोसीजर इट गोज फॉर अनंत काल। तो जो पूर्व के चक्रवर्ती का नाम वो मिटा देता है, और वहां पे वो अपना नाम लिखता है। फिर उसके बाद जो दूसरा चक्रवर्ती आते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती, उसके बाद सागर चक्रवर्ती आया, राइट। तो सागर चक्रवर्ती ने जब 6 खंड जीते, उसने भरत चक्रवर्ती का नाम हटा दिया और अपना नाम लिखा। तो ये ऋषभकूट पर्वत है जो शाश्वत पर्वत है, उसमें चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं। ओके। तो अभी जो अपना भरत क्षेत्र है उसमें 32,000 देश है। ये इसमें ना जैसे अजित शांति में भी आता है ये सब वर्णन। पर भरत क्षेत्र में देर आर 32,000 देश। उसमें से जो खंड 1 है जहां पे हम लोग रहते हैं, उसमें 5,320 देश है। और इस 5,320 देश में मात्र 25 देश 25 देश वो आर्य देश है,
बाकी सब अनार्य भूमि है। अनार्य भूमि, हाँ, ओनली 25 आउट ऑफ दिस 32,000 देश, ओनली 25 देश वो आर्य भूमि है। और यहाँ पे आर्य भूमि के नाम है मगध देश, अंग देश, बंग देश, कलिंग देश, काशी देश, कौशल देश, कुरु देश, कुसावर देश, पंचाल देश। तुम पढ़ लेना। तो ये 25 देश है। अगर तुम हिस्टोरिकली ये सब कंपेयर करो, ये तो इंडिया होता है, दिस ऑल इज इंडिया। यू नो, इफ यू डोंट नो द हिस्ट्री, कलिंग देश, राइट, तुमको पता है ओडिशा के पास कलिंग देश है। तो ऐसे तुम अगर हिस्टोरिकली तुम पीछे जाओ तो दिस इज इंडिया। सो मात्र इंडिया में ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं, इन द सेंस कि ये आउट ऑफ एंटायर 6 कॉन्टिनेंट्स अपना ही क्षेत्र, वो आर्य क्षेत्र है, उसमें ही अपने तीर्थंकर जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद शास्त्र में तो सभी 32,000 देश का वर्णन है, उसके नाम भी है। ये मैंने प्रज्ञाप्रस्थ सूत्र से ये थोड़े नाम लिखे हैं। तो इसमें शक देश, यवन, ये यूनान है ना, वो इजराइल है। हिस्टोरिकली तुम देखो, ये इजराइल है, यूनान। फिर बर्बर है, काय, मेरे को एग्जैक्ट सब पता नहीं है, पर दिस आर ऑल अनार्य भूमि। ये जैसे चीन है यहाँ पे, तो दैट इज नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो ये चीन है। तो ये सब अनार्य भूमि है। तो हमने देखा कि भरत क्षेत्र में जो बीच का जो पर्वत है वो दीर्घ वैद्याद्य पर्वत बोलते हैं। तो ऐसे जो दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है वो जम्बू द्वीप में 34 है। ओके, तो एक 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 पर्वत भरत क्षेत्र में है, जो भरत क्षेत्र को उत्तरार्ध भरत क्षेत्र और दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र में डिवाइड करता है। उसी प्रकार एक दीर्घ वैद्याद्य पर्वत ऐरावत क्षेत्र में है, और बाकी 32 जो दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है वो महाविद्य क्षेत्र में है, जो महाविद्य के हर एक विजय को उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध में वो डिवाइड करता है। ओके, सो देर आर टोटल 34 दीर्घ वैद्याद्य पर्वत। तो ये जो दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है, वो उसकी जो लंबाई है वो इट्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ योजन्स, पर उसकी जो थिकनेस है वो 50 योजन्स है, और उसकी जो हाइट है वो 25 योजन्स है। तो ये जो दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है, दिस अप्लाइज फॉर ऑल द 34 पर्वत। ओके, हम लोग सिर्फ भरत क्षेत्र का देख रहे हैं, पर इट इज सिमिलर फॉर ऑल द 34 पर्वत। तो अगर तुम 10 योजन ऊपर जाओ ये दीर्घ वैद्याद्य पर्वत में, तो एक सपाट भूमि आती है, लाइक अ प्लेन सरफेस, उसको मेखला कहते हैं, प्रथम मेखला। तो दोनों साइड है उस पर। आप म्यूट करना। ओके, ये मैंने म्यूट कर दिया। ओके, तो इसका जो थिकनेस है वो 50 योजन है, उसका हाइट 25 योजन है। इफ यू गो 10 योजन, उसमें प्रथम सपाट भूमि आता है, उसको प्रथम मेखला कहते हैं। उसके बाद इफ यू गो 10 मोर योजन, सेकंड सपाट भूमि आता है, उसको सेकंड मेखला कहते हैं। अभी जो प्रथम मेखला है उसमें विद्याधरों का नगर है। जो विद्याधर आपको पता होगा, हमने ऋषभदेव चरित्र में इसके बारे में काफी डिटेल में देखा था कि धर्मेंद्र देव ने ये विद्याधर नगरी बसाई थी। यू नो, उसका पूरा स्टोरी आया था। तो ये विद्याधर के नगर ये प्रथम मेखला पे है। तो जो अपना दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है भरत क्षेत्र में, और जो लवण समुद्र के तरफ फेसिंग है जो साउथ में, उसमें 50 सिटीज है, और जो लघु हिमवंत पर्वत की तरफ फेसिंग है नॉर्थ में, उसमें 60 सिटीज है। तो टोटल 110 सिटीज है, 110 सिटीज या 110, यू कैन कॉल, जो भी देश, वो हर एक दीर्घ वैद्याद्य पर्वत पे है। सो टोटल देर आर 34 पर्वत, 34 टाइम्स 110 इज 3740। सो 3740 विद्याधरों के नगर ये पहले प्रथम मेखला पे है। ओके, फिर जो सेकंड मेखला है उसमें तिर्यक रुंभक देवता और अभियोगिक देवता का निवास स्थान है। तो अपने जम्बू द्वीप हमने देखा, जम्बू द्वीप में जो मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के दक्षिण में, साउथ में देर आर 17 दीर्घ वैद्याद्य पर्वत, और नॉर्थ में देर आर 17 दीर्घ वैद्याद्य पर्वत। जो साउथ में जो दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है 17, उसमें जो सौधर में इंद्र है, प्रथम देवलोक के जो इंद्र, उसके जो अभियोगिक देवतास है, अभियोगिक मतलब नौकर चाकर, वो देवतास है, वो यहाँ पे रहते हैं सेकंड मेखला में। और उसके साथ तिर्यक रुंभक देवतास। हमने देखा तिर्यक रुंभक जो देवतास होते हैं, जब प्रभु वर्षिदान देते हैं तब वो कॉइन्स कलेक्ट करके वो भगवान को देते हैं, जो भी अनयूज्ड कॉइन्स हो, जो भी जिसका मालिक ना हो,
वो कॉइन्स कलेक्ट करके वो भगवान को देते वर्षदान के लिए। वो तिर्यक रुम्भक देवता वो सेकंड मेखला में रहते हैं। फिर जो मेरु पर्वत के जो उत्तर की ओर 17 दीर्घ वैद्य पर्वत है, उसमें सेकंड ईशान देवलोक के अभियोगिक देवता रहते हैं। ओके, सो दक्षिण में, सौदर्न में इंद्र फर्स्ट देवलोक के अभियोगिक देवता, और उत्तर में ईशान देवलोक के अभियोगिक देवता रहते हैं। तो अगर कोई पूछे आपको कि विद्याधर कहाँ पे रहते हैं, तो नाउ यू नो कि वो दीर्घ वैद्य पर्वत पे रहते हैं, प्रथम मेखला पे। जस्ट सम बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद ये जो दीर्घ वैद्य पर्वत है, उसके नीचे 2 गुफा है। जो पश्चिम की ओर गुफा है उसका नाम है तमिस्त्रा गुफा, और पूर्व की ओर जो गुफा है उसका नाम है खंड प्रतापा गुफा। ओके, 2 गुफा है। ये गुफा का जो है वो 50 योजन है, मतलब वो दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र को उत्तरार्ध भरत क्षेत्र के साथ कनेक्ट करती है। जब चक्रवर्ती सभी खंड जीत लेते हैं, सिर्फ 4th खंड बाकी रहता है, तब वो प्रथम खंड से वो 4th खंड की ओर ये गुफा थ्रू जाते हैं। सभी चक्रवर्ती की सेना ये गुफा थ्रू पास होके वो 4th खंड में जाती है, और वहां पे जो ऋषभकूट जो पर्वत है, अपना नाम वो जीत के अपना नाम वहां पे वो आलंकित करते हैं। तो ये गुफा है तिमिस्त्रा गुफा। उसका जो लेंथ है वो 50 योजन है, उसका जो विड्थ है वो 12 योजन से, और उसका हाइट 8 योजन का है। ओके, और हर एक गुफा के आगे दरवाजे हैं। ये दरवाजे का हाइट 8 योजन से और 4 योजन से उसका विड्थ। फिर ये गुफा के भी अधिष्ठायक देव होते हैं, हर एक क्षेत्र के अधिष्ठायक देव है। तो तिमिस्त्रा गुफा का जो अधिष्ठायक देव है उसका नाम है कृतमाल देव, और खंड प्रतापा गुफा का जो अधिष्ठायक देव है उसका नाम है नुर्तमाल देव। ओके, तो कृतमाल देव और नुर्तमाल देव। अभी ये गुफा के जब तुम अंदर जाते हो, इफ यू गो 21 योजन्स इनसाइड, तो एक नदी आती है, उसका नाम है निमग्ना नदी। वो 3 योजन्स उसका विड्थ है। उसके बाद वापस 2 योजन भूमि आती है, और वापस एक और नदी आती है, उसका नाम है उन्मग्ना नदी। सो निमग्ना नदी और उन्मग्ना नदी। उसके बाद वापस 21 योजन्स जाके वो उत्तरार्ध भरत क्षेत्र आता है। ओके, तो अभी ये जो नदियां है, नीमग्ना नदी और उन्मग्ना नदी, तो उन्मग्ना नदी ऐसी नदी है कि जो भी तुम फेंको उसमें सब कुछ तैरता है। अगर तुम पत्थर भी फेंको तो उसमें वो तैरता है। हमने वो देखा था वो राम सेतु में, राइट? वो हनुमान ने पत्थर फेंका और वो तैर रहा था। पर समथिंग लाइक दैट, कि उन्मग्ना नदी ऐसी है कि जो भी फेंको वो तैरता है, और उसका ऑपोजिट निमग्ना नदी ऐसी है कि जो भी फेंको वो डूब जाता है। तुम लकड़ी भी फेंको वो भी डूब जाएगा। तो दैट इज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अभी जब चक्रवर्ती जब ये खंड 1 से खंड 4 की ओर जाता है, तब वो ये गुफा का यूज करता है, और पूरी सेना के साथ वो दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र के से उत्तरार्ध भरत क्षेत्र में जाता है। तब वो क्या करता है, ये गुफा सदा अंधकारमय होती है, इट्स कंप्लीटली डार्क। तो उसके पास एक रत्न होता है कॉल मणि रत्न। ये मणि रत्न वो एक एक योजन पे वो रखता है। सो टोटल 49 मणि रत्न रखता है। वो ऑल्टरनेट रखता है, एक ये वॉल पे रखता है, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर। तो ऐसा करके वो ऑल्टरनेट वो ऐसा 49 मणि रत्न रखता है। और हर एक मणि रत्न का जो प्रकाश है वो आगे 1 योजन तक जाता है, साइडवेज 12 योजन तक जाता है, और ऊपर 8 योजन तक जाता है उसका प्रकाश। तो चक्रवर्ती पूरी सेना के साथ ये जो गुफा थ्रू वो यहाँ से दक्षिणार्ध से उत्तरार्ध भरत क्षेत्र में वो जाता है, और फिर वो 4th खंड को वो जीतता है। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि जब तक चक्रवर्ती जीवित है, ये गुफा के द्वार खुले रहते हैं, और ये मणि का प्रकाश वो सदा वो कायम रहता है। और चक्रवर्ती जब मृत्यु होती है, तब ये गुफा के द्वार उसके जो अधिष्ठायक देव है वो बंद कर देते हैं, और मणि का भी प्रकाश चला जाता है। तो चक्रवर्ती जब तक जीवित होते हैं, दे कैन ट्रैवल बैक एंड फोर्थ। जो पीपल होते हैं, दे कैन ट्रैवल बैक एंड फोर्थ फ्रॉम दक्षिणार्ध टू उत्तरार्ध भरत क्षेत्र। ओके, एनी क्वेश्चंस? तो यहाँ पे हम आज
हम खत्म करते हैं जम्बू द्वीप का। नेक्स्ट टाइम हम महाविद्य क्षेत्र को देखेंगे और लवण समुद्र को भी देखेंगे डिटेल्स में। पर इन शॉर्ट ये थोड़ा ओवरव्यू है कि देर आर हमने देखा कि देर आर 90 महानदी है, हमने थोड़ी महानदी देखी, और देर आर 14,56,000 स्मॉल नदियाँ। हमने देखा भारत क्षेत्र में 2 महानदियाँ है और 14,000 स्मॉल नदियाँ है। ऐसे पूरे जम्बू द्वीप में देर आर 90 महानदी और 14,56,000 स्मॉल नदी। फिर ये हरिवर, रम्यक, ये सब दिस आर ऑल अकर्म भूमि। उसके बाद जम्बू द्वीप में देर आर 269 पर्वत। उसमें हमने ये देखा 6 वर्षधर पर्वत देखे, कुलगिरी पर्वत, मेरू पर्वत हम बाद में देखेंगे, विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ मेरू पर्वत। फिर और भी पर्वत है, हमने ये 34 दीर्घ वैद्याद्य पर्वत के बारे में देखा। ओके, और ये सब आगे आएंगे ये सब पर्वत। फिर जम्बू द्वीप में 16 द्रह है, हमने 6 द्रह के बारे में देखा, पद्मद्रह, ऐसे देयर आर 16 द्रहs। और फिर उसके बाद जम्बू द्वीप में 2 सूर्य, 2 चंद्र, 56 नक्षत्र, 176 ग्रह और 133,950 कोड़ा-कोड़ी स्टार्स। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जम्बू द्वीप के बारे में। ओके, तो कोई क्वेश्चंस मध्यलोक और भरत क्षेत्र के बारे में? ओके, ચેતુભાઈ, જે આ નદી છે ગંગા નદી ને, that is not એ જ નદી છે જે ઇન્ડિયામાં અત્યારે છે, યા it is different? નહીં, આઈ થિંક એ જ છે બેઝિકલી, કારણ કે છે ને આપણે જે લઘુ હિમવંત પર્વત છે બેઝિકલી હિમાલયસ લાગે છે, જે પ્રમાણે ડિસ્ક્રિપ્શન આવે છે ને, ઇટ લુક્સ લાઈક ધ હિમાલયાસ ઇઝ લઘુ હિમવંત પર્વત, એવું પ્રતીત થાય છે, એવું પ્રતીત થાય છે. અને તમે વિચારો, સિંધુ નદી છે એ પણ આપણે ઇન્ડસ વેલીમાં છે, રાઈટ? સિંધુ નદી પણ અત્યારે, એટલે એવું લાગે છે કે આ જ એરિયા હશે મોટે ભાગે. બટ ઘણા બધા બુકમાં લખ્યું છે કે નીચે આપણે જે it is at the tip, right, the southern part of the ભરત ક્ષેત્ર, પહેલું ખંડમાં પણ એકદમ southern tip ઉપર છે, લાઈક આપણું. રાઈટ. હા, એ તો છે જ ના, એ વસ્તુ બરાબર છે. પણ મેં આખું ભરત ક્ષેત્રનું ડાયમેન્શન જોયું છે ને, એ અર્થના ડાયમેન્શનથી મળે છે પાછું. એટલે એવું પણ નથી કે જે શાસ્ત્રમાં જે ભરત ક્ષેત્રનું વર્ણન છે ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી આઉટ ઓફ ઘણું મોટું છે ને આપણો અર્થ નાનો છે, એવું પણ નથી દેખાતું. કારણ કે તમે અર્થનું તમે સર્કમફરન્સ જોજો અને એનું ડાયામીટર જોજો અને મેચિસ વિથ ભરત ક્ષેત્ર. તો ધેર આર સમ એટલે એવું લાગે છે કે આ ઇન્ડિયા એ 25 આર્ય દેશ એ ઇન્ડિયા હશે અને બાકી બધું ઇન્ડિયાની બહાર ઇટ ઇઝ ઓલ અનાર્ય દેશ, એવું લાગે છે. અને આ ગંગા ને સિંધુ માઇટ બી સમવેર હિમાલયાસ ને એ જ હશે મોટે ભાગે, પણ હવે ખબર નહીં. આદુ કેવલી ગમ્ય વધારે છે આ બધી વસ્તુ. ચિત્તવાલ ભાઈ, હજી એક ક્વેશ્ચન છે. તમે કીધું 2 ભરત ક્ષેત્ર છે, રાઈટ? ના, અહીંયા જંબુદ્વીપમાં એક છે, ઘાટકીકનમાં 2 છે બીજા. Oh, okay. So they are similar to ours? Yeah, similar to ours. તો ત્યાં બી મનુષ્ય હોય? Yeah, same. બધું સેમ. આપણે મનુષ્ય, આપણે જે પણ મનુષ્ય હરિદ્વીપમાં બધે મનુષ્ય હોય. So it's a similar structure. પણ આપણે છે ને લાસ્ટ ક્લાસમાં આપણે સૂત્રાર્થ ક્લાસમાં પણ આની થોડી વાત કરી હતી. આપણું ભરત ક્ષેત્ર ઇઝ વેરી સ્પેશિયલ એન્ડ એનું કારણ કોઈને ખબર છે શું છે? કર્મ મોક્ષ જઈ શકે? ના, બધા ભરત ક્ષેત્રથી મોક્ષ જઈ શકાય. આપણું ભરત ક્ષેત્ર એક એવું ક્ષેત્ર છે જેમાં શાશ્વત તીર્થ છે. અચ્છા. પાલિતાણા, રાઈટ? શત્રુંજય, બરાબર. ગિરનાર, ખાલી એક જ ભરત ક્ષેત્ર છે આઉટ ઓફ ઓલ ધ 5 જેમાં શાશ્વત તીર્થ છે. અચ્છા. તો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી સ્પેશિયલ અવર ભરત ક્ષેત્ર. એ બહુ મોટું પુણ્યનો ઉદય છે કે આ ભરત ક્ષેત્રમાં જન્મ મળ્યો. ઇવન 5 ઐરાવત ક્ષેત્રમાં પણ શાશ્વત તીર્થ નથી. ઓનલી આપણા જે 10 ભરત ને 10 ઐરાવત ક્ષેત્રમાં આપણું જ ભરત ક્ષેત્રમાં શાશ્વત તીર્થ છે. અચ્છા, ઓકે, થેન્ક યુ. Okay, so now we will start with Ajitnath Bhagwan.